नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। लगातार 5 दिनों तक यह सत्र चला, जिसमें सभी विधायकों ने शपथ ली सिवाय अनंत सिंह के। अनंत सिंह दुलार चंद यादव हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है, इस वजह से उन्हें पैरोल भी नहीं मिली और न वो शपथ ले पाए। तो आज का दिन बेहद ही खास रहा। विधानसभा में ऊर्जा मंत्री में ऊर्जा बहुत ज्यादा आज दिखाई दी। 80 वर्ष होने के बावजूद उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की तरह जो है लालू यादव पर हमला बोल दिया। उन्होंने चरित्र पर सवाल उठा दिया है लालू यादव के, जिसको लेकर के अब विजेंद्र यादव का वो बयान खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आखिर क्या बात हुई, किस वजह से विजेंद्र यादव ने ये सब बातें कही, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ इंडिगो की एयरलाइंस जो कैंसिल हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। फ्लाइट्स का किराया जो है वो दोगुना तिगुना दाम लिया जा रहा है जो है इंडिगो कंपनियों से, और भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके द्वारा। तो तमाम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक और चीज कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने 3 विभाग बनाने का ऐलान किया है। वो कौन से विभाग हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर हैं अजय कुमार मिश्रा सर, और साथ दे रहे हैं यहाँ पत्रकार सागर कुमार। तो सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं कि आज जो ये सत्र चला और समापन हो गया, तो विजेंद्र यादव बहुत ही अलग मूड में दिखाई दिए और बहुत गरजते हुए दिखाई दिए। आज लालू यादव पर खास करके उन्होंने हमला बोल दिया। देखिए, सत्र का 5वां दिन था, अंतिम दिन था। अनुपूरक बजट जो पेश हुआ, द्वितीय अनुपूरक बजट जी, उस पर आज जो है ये मुहर लगनी थी, पारित होना था। पारित हो भी गया, लेकिन चर्चा के दौरान जो है ना आज राजद के वरिष्ठ विधायक आलोक मेहता ने बड़ा सवाल उठाया। जैसे महिलाओं को जो राशि दी गई 10-10 हजार, तो उस पर सवाल उठाया, आंकड़ा पेश किया कि महिलाएं हैं पूरे राज्य में 6 करोड़ और दिया गया मात्र 2 करोड़ को। तो बाकी के बारे में एक सवाल उठाया और दूसरा सवाल उठा दिया कि पैसा कहां से लाएंगे, है ना। और तीसरा सवाल उन्होंने उठाया कि जब जो बजटीय प्रावधान से अधिक खर्च कर देती है सरकार, तब वह सप्लीमेंट्री बजट लाती है। तो ये सब जो सवाल उठाया, तो विजेंद्र यादव जो सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे, एकदम आग बबूला हो गए। उन्होंने समझाया आलोक मेहता को कि भाई जब ईमान सही रहेगा तो राशि की व्यवस्था हो जाएगी। पिछली सरकारों में जो थी, पिछली सरकार, ईमान का सवाल था, इसीलिए जो है वहां राशि नहीं होता था, व्यवस्था नहीं हो पाती। और इस सरकार में ईमान है, ईमान की बदौलत ही यह सरकार चल रही है। बड़ा सवाल उन्होंने यह भी कहा, चारा घोटाला का भारी जिक्र किया, है ना। बालू घोटाला, बालू माफिया, आलू लालू बालू बोल के जो है आज एकदम से सदन को गरमा दिया। उसके बाद गर्मा गर्मी हो गई सदन में, लेकिन कहीं से भी विजेंद्र यादव सबसे सीनियर, सबसे अधिक उम्र दराज, लालू के कभी खास हुआ करते थे मंत्रियों में, है ना। लेकिन जब उन सवाल उठाया गया कि सरकार कहां से पैसा लाएगी, है ना, जो घोषणाएं सरकार ने की है, और 10-10 हजार रुपया तो महिलाओं को दे भी दी गई, 2 लाख जो राशि देना रोजगार करने के लिए, इस पर जब सवाल उठा दिया गया तो विजेंद्र यादव से बर्दाश्त नहीं हुआ। आज पहली बार उनको सदन में इस तरह से उग्र होते हुए देखा गया, नहीं तो इसके पहले कभी भी हुआ
उग्र नहीं होते थे, एकदम यंग मैन की तरह जो है इस 80 वर्ष में दिखाई पड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं सरकार की जो है योजना, चाहे सरकार के जो बजटीय व्यवस्था है, उससे वह संतुष्ट है। और सरकार बजट के लिए जो है कभी भी इस सरकार में टूटा नहीं पड़ा। नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी लागू की गई थी, तब भी यही सवाल उठाया जा रहा था। तो उससे जो राजस्व प्राप्ति होता है उसका भारी घाटा होगा और सरकार के विकास कार्य रुक जाएंगे, कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं रहेंगे। लेकिन 16 में लागू हुआ, शराबबंदी लागू हुई ना जी। उसके बाद से कितने विकास के काम हुए, कितने योजनाएं लागू की गई, शिक्षकों की बहाली हुई 3.5 लाख के आसपास, सबों को वेतन मिल रहा है, सरकारीकरण कर दिया गया है ना, सुविधाएं जो है सरकारी टीचर वाला एक नया वेतनमान के साथ सबों को मिल रहा है, कहीं से कोई व्यवधान नहीं हुआ, विकास भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो स्वाभाविक है कि जब ऊर्जा बिजली मुफ्त बिजली दी जा रही 125 यूनिट तो लागू भी है, वृद्धा पेंशन लागू हो गया, खटाखट जो है वृद्धों के खाते में जा भी रहा है। तो इन तमाम चीजों से जो है विजेंद्र यादव जो है अवगत रहे हैं और सरकार के एक अहम हिस्सा है, तो उनको सारी जानकारी। और आलोक मेहता जैसे सीनियर नेता को सिर्फ विपक्ष में होने के कारण सरकार पर इस तरह का तंज नहीं कसना चाहिए था, सवाल नहीं उठाना चाहिए था। स्वाभाविक है कि विजेंद्र यादव का गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, नहीं तो आपा कभी नहीं खोते हैं। जी, आपका क्या कहना है सागर जी इस विषय में? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आज तक उन्होंने कभी इस तरह का बयान दिया नहीं है। मुझे तो नहीं याद है, सर शायद ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं और बयानबाजी भी नहीं करते हैं, मीडिया से दूर ही बनाकर रखते हैं, है ना, बाहर भी निकलते हैं तो चुपचाप चलते बनते हैं। उन्होंने, हमको याद है कि जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे मद्य निषेध विभाग में, तो बस एक शब्द बोले कि हाँ आज हमने ज्वाइन किया और शराबबंदी जारी रहेगी, बस इतना ही। उसके बाद कहा कि चाहिए आप लोग। तो इस तरह के तेवर वाले नेता हैं और कितने ईमानदार नेता है, इसकी भी खूब चर्चा होती है कि कभी किसी से केवल बुके के अलावा कुछ लेते नहीं हैं। तो कितने ईमानदार नेता और कितने पुराने नेता, और उन्होंने जब इस तेवर में कुछ कहा है तो गंभीर बात है। और आलोक मेहता जो, अब देखिए तेजस्वी यादव के जाने के बाद हुआ क्या है ना कि 2-3 नेता जो है अब एक तरह से शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि चेहरा चमकाने की राजनीति अब विपक्ष के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। कभी भाई वीरेंद्र खूब तगड़ा बोल देते हैं कि भाई मेरा चमक जाएगा, है ना, उधर से कुमार सर्वजीत जो है वो तगड़िया जाते हैं। तब कल ही दोनों लोगों को देख लिए थे आलोक मेहता, जब सोचे कि हमको भी थोड़ा सा बोल देते हैं कुछ, तब आज आलोक मेहता जो है वो गरमाए तो सारा भूत उतार दिए विजेंद्र यादव। उतना ही नहीं, श्रवण कुमार ने भी कहा था, एकदम कहा कि भाई जब कहा कि जो योजना जो महिलाओं के लिए लागू किया गया है वो काटा जाएगा, सूद के साथ वापस लिया जाएगा, यह सवाल जब उठाया तो इस पर साहब श्रवण कुमार बम गए, बोले कि आप लोग जो है नारी का सम्मान नहीं करते हैं जी, करना नहीं जानते, नारी का अपमान करना जानते हैं। माए बहन योजना तेजस्वी यादव भले घोषित कर दिए, लेकिन आप लोग जो है सम्मान नहीं देते हैं नारी का। और सदन में जो है पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा भी करते थे कि शांत रहो, सही से ही बोलो, न तो कहाँ चले जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। और जब सही में आप लोग सिमट गए 25 सीट पर, तब भी आप लोगों को जो है सबक नहीं सीखे हैं। तो आज एकदम दोनों वरिष्ठ मंत्री जो थे जदयू के एकदम आक्रामक रूप में दिखाई दिए। देखिए नेताओं का जो उत्साह है वो चरम पर है। नीतीश कुमार जब खुद सदन में उठकर गरज रहे हैं, है ना, कल भी उन्होंने किस तरीके का बयान दिया, तो अब नेता जो है उनके इर्द गिर्द का भी पूरा 202 सीट आया है भाई।
दिक्कत क्या है? स्वाभाविक है कि जब और सरकार चलेगी, यह भी आश्वस्त है लोग, अब कहीं किसी की ओर जो है ताकने झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब जब है, सरकार मजबूत है, तो ये विपक्ष जो है, जो गिनती के हैं, तो स्वाभाविक है गिनती के तो हैं ही, लेकिन इस बीच जो है 5 दिनों का जो सत्र चला उसमें तेजस्वी यादव 2 दिन आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, शपथ लेते हैं और फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो और कमजोर होता जा रहा है। देखिए, नायक नहीं रहेगा तो कहावत ना है कि मतलब खेत के मालिक के बारे में कहा जाता है कि मालिक गले घर आप जैसे तैसे हर। हाँ, देखिए चेहरा चमकाने जहां तहां जो है सब काम रुक जाता है, तो ये तो तय है। अब प्रतिपक्ष के नेता वो चुन लिए गए हैं, वहां तक तो रहे, सदन की सदस्यता ले लिए, है ना, नए विधानसभा की सदस्यता ले लिए, शपथ ग्रहण कर लिए, उसके बाद अपना फुर्र हो गया। अब 2 दिन करिए दिए थे कि जो है चल जाएंगे विदेश घूमने। गलत एक संदेश जाता है बिहार की जनता के बीच भी, जिससे वोट मांग रहे थे कि अगर हम सीएम बनेंगे तो पूरा बिहार सीएम बनेगा। अब बिहार के लोगों को छोड़ करके परिवार को समय देने के लिए वो विदेश यात्रा पर निकल गया और उनसे, वो तो अपने आप को यंग बताते हैं, युवा बताते हैं, उनसे बुजुर्ग जो है विजेंद्र यादव हो गए, नीतीश कुमार, सभी लोग विधानसभा में बैठे दिखाई दिए, सभी लोग जोर शोर से बोलते हुए भी दिखाई दिया है कि उनकी जो हार हुई है उससे वो अभी तक उबरे नहीं, इसीलिए घूमने चलेंगे विदेश। हाँ, इसीलिए जो है नहीं, सदन का सामना नहीं कर पाते हैं जी, मीडिया के सामने तो बोलना नहीं चाह रहे होंगे, बोलना नहीं चाह रहे, आक्रामक नहीं होना चाह रहे होंगे। तो सदन में जो है उनकी जो है भूमिका भी, तो अपने आप को जो क्या जवाब देंगे। स्वाभाविक है कि अगर कुछ बोलेंगे तो जैसा जवाब आज मिला इनके विधायकों को, वही जवाब, इससे भी कड़ा जवाब इनको मिलेगा। इसी सब से बचने के लिए अपना ये चुपचाप चलेगा। दूसरी बात है कि अब जो है इनकी एक तरह से कहिए कि पार्टी और राजनीति से उतनी अब गहरी दिलचस्पी नहीं रही, निराश हो गए कि मेरा जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना चूर हो गया, पूरा नहीं हो पाया। सर इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे कि देखिए तेजस्वी यादव कभी भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो है ना वो काम करने वाले या विरोध करने वाले नेता नहीं रहे हैं। इस वजह से भी मुझे लगता है कि जनता ने जो है, अब देखिए कि कितना सारा मुद्दा था विपक्ष के उठाने के लायक, प्रशांत किशोर ने बहुत सारे मुद्दों को टैकल किया, पप्पू यादव बीच बीच में करते रहते हैं और जो लोग करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ग्राउंड पर नहीं उतरते हैं, ये उनकी एक बड़ी समस्या है। अब देखिए उस समय भी जब बाढ़ आया हुआ था पूरे बिहार चुनाव के वक्त केवल नजर आते हैं कहीं कहीं। हाँ, चुनाव के वक्त खाली बस खूब रैली करने में माहिर है ना, दौड़ दौड़ के रैली करेंगे। अब देखिए कि बिहार जब बाढ़ आया हुआ था तो कहाँ चल गए थे, उस समय भी विदेश चल गए थे घूमने के लिए। तो ये तेजस्वी यादव की कमियां रही हैं और तेज प्रताप यादव ने बता रहे थे उनके क्षेत्र में जाके कि आपके विधायक तो आते नहीं है, हम आए हैं बांटने के लिए। तो ग्राउंड पर जब तक नहीं उतरिएगा, विरोध जम के नहीं कीजिएगा, सत्ता पक्ष का मुद्दे नहीं उठाइएगा, तो कहाँ के नेता, कैसे नेता है। तो ये कमी जो है ना वो बिहार को, जो उनके नेता है उनको भी खल रहा होगा। जब नेता ही नहीं रहेगा तो क्या जोश रहेगा। कहा जाता है कि गल्ला पे जब तक मुनीम, जो क्या बोलते हैं उसको, गल्ला पे मालिक आता है ना तब उसके कर्मचारी पूरा जोश में आ जाता है ना। अब गल्ला पे मालिक नहीं है तो जैसे मन तैसे कर रहा है। चलिए, तो तेजस्वी यादव जो है उनको तो बिहार की जनता जो है अब साइड ही कर देगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, जैसे तो परिवार को समय दे रहे हैं तो बिहार की जनता परिवार को समय, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है लालू प्रसाद बीमार है ना, उन सब कुछ छोड़ के ही चले गए। लालू प्रसाद बीमार है, रोहिणी आचार्य नया साल मनाने चले गए, रोहिणी आचार्य नाराज है भाई, घर की बेटी जो है वो नाराज होकर रोकर चली गई। उनको मनाना था, जो भी परिवार में जो समस्याएं थी उनको ठीक करना था। आज उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी किया रोहिणी आचार्य ने। आज ही के दिन जो है 2022 में 3 साल हो गए, किडनी दिया था अपने पिता, भगवान समान पिता को, भावुक पोस्ट भी किया है। खैर, ये तो है। नीतीश कुमार जो है उन्होंने 3 विभाग जो है बनाने का ऐलान कर दिया आज, तो वो कौन कौन से विभाग है, उससे क्या असर पड़ेगा बिहार में? नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने घोषणा किया था कि 25 से 30 मतलब 5 साल के दौरान आप 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, है ना। इसमें इस वादे को पूरा करने के लिए
आज उन्होंने 3 नए विभाग बनाने की घोषणा की। वो है आपको युवा रोजगार एवं कौशल विभाग जी। उसके बाद है उच्च शिक्षा विभाग और नगर विमानन विभाग। ये 3 विभाग बनाएंगे और उनका कहना है कि इन 3 विभागों के सृजन के बाद नौकरी भी मिलेगी, युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा, है ना। और इसीलिए इसको तो गठन किया जाएगा। अब आगे आज उन्होंने घोषणा कर दिया ट्वीट करके, आगे जो है इसकी प्रक्रिया वो शुरू करवाएंगे, है ना। सरकार उनके ही हाथ में है और उसका जब मूर्त रूप ले लेगा ये 3 विभाग तो हो सकता है कि उसमें अब देखिए उसकी प्रगति देखी जाएगी, क्या है नया स्कीम, कैसे कैसे वह इसमें रोजगार का अवसर बनाएंगे, नौकरी का जो है ये क्या कहते हैं पद सृजित करेंगे। ये सब तो अब जब विभाग का 3 विभाग का सृजन हो जाएगा तब होगा। इस बीच जो है नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ ग्रहण करने पर, है ना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बधाई दी है और कहा कि यह ऐतिहासिक है। हम इस पर उनको बधाई देते हैं, उनके विकास और क्या कहता है उनके विकास इस सब कार्यों पर, विकास और के कार्य, उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो व्यवहार है राजनीतिक, इन तमाम चीजों पर जो है क्या कहता है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने चलिए सर जिक्र तो किया। नीतीश कुमार मतलब 2025 से जो 30 तक का जो गढ़ा है उन्होंने, ये नारा भी चुनाव से पहले नजर आया। अब 30 तक वो एक बेहतर जो है शासन करते हुए नौकरी भी जो है यहाँ मतलब रोजगार के अवसर भी पैदा करने वाले हैं। इन 3 विभागों के जरिए और भी रोजगार की संभावनाएं बिहार में बढ़ने वाली है, ये तय है। बिल्कुल तय है। और ये जो कौशल विभाग आप देख रहे हैं तो ये श्रम संसाधन का ही पार्ट है ना जी। और शिक्षा विभाग से पार्ट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया, अलग करके अलग कर दिया गया। तो इसका मतलब कि उस मुद्दे पर ज्यादा फोकस देना है। और देखिए बाढ़ वाले पे भी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जो चर्चा थी मैनिफेस्टो में भी था कि बाढ़ के लिए भी एक नया विभाग बनेगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में नए विभाग बनेंगे, बनाया जा सकता है। अमित शाह ने बयान दिया था, है ना। एक और चीज है कि देश में जो है इंडिगो क्राइसिस चल रहा है, उसमें स्टाफ, क्रू मेंबर्स, पायलट्स की कमी से जूझ रहा है इंडिगो। आखिर क्यों? तो डीजीसीए की तरफ से नया नियम लागू किया, एक जुलाई को हुआ, फिर 1 नवंबर को वो लागू हुआ दूसरा पार्ट। उसके बाद से जो है ये कमियां देखी गई। 1300 से 1400 फ्लाइट्स जो है नवंबर महीने में कैंसिल हुए। आज की बात करें, शुक्रवार का दिन है आज, 5 दिसंबर जो है आज तारीख है, और आज भी जो है लगभग 700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। तो क्या वजह है सर? देखिए वजह है कि इंडिगो जो है इंडिगो क्षमता से अधिक उड़ाने उसकी हैं जी, प्राइवेट में सबसे अधिक 60% जो है विमान उसी का है ना। तो इससे क्या है, और उसके पास जो है स्टाफ की कमी है, खुद उसने स्वीकारा स्टाफ की कमी। स्टाफ की कमी क्यों है तो कहता है जो पायलट्स हैं उनके जो कार्य करने की अवधि में सरकार के नए हटा दी गई है, उससे जो है ड्यूटी का जो आवर होता है घंटों में होता है पायलट, उसमें कमी हो जा रही है। तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ स्टाफ की कमी हो रही है, जबकि उसके यहाँ जो है अमूमन 434 विमान है जी, 2300 से ज्यादा उसकी उड़ानें हैं और 60% से अधिक है उसकी 5456 पायलट हैं इंडिगो के पास। उसके अलावे है 10,212 केबिन क्रू मेंबर और 41,000 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स टोटल है, कर्मचारी। इतना बड़ा उनका जो है कुनबा है, बावजूद वह जो है सबसे कुव्यवस्था उनके ही जो है उड़ानों में है। और इस वजह से उनकी जब उड़ानें कैंसिल होती हैं दरादर, तो स्वाभाविक है कि अन्य एयरलाइन भी जो इससे प्रभावित होंगी, फ्लाइट्स के दाम भी बढ़ रहे हैं। और जब भीड़ बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि क्योंकि जो व्यवस्था है ना एयरलाइन की,
कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो कीमत का रेट बढ़ जाता है, जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। बहुत ज्यादा रेट्स वगैरह बढ़े हुए इससे भी है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, देश के तमाम बड़ी राजधानियों के साथ साथ छोटे छोटे जो है राज्यों के, वहां भी तबाही मची हुई है। लोग जहां तहां पड़े हुए हैं, है ना, यात्री। तो इस वजह से जो है हाहाकार देश में मचा हुआ। हालांकि सरकार ने जो पिछली की थी, जो आदेश नया जारी किया, उसको वापस ले लिया आज, लेकिन यह व्यवस्था नहीं की है कि जैसे विमानों का रेट बढ़ गया यात्रा टिकट का, तो यात्रियों को भी सुविधा देनी चाहिए ना भाई। गलती किसकी है? विमाने जो है धड़ाधड़ उड़ान हो रहे, रद्द हो रही थी, तो यात्री थोड़े कर रहा था, टिकट थोड़े वापस कर रहा था। किसी की क्षमता कम होगी और उसको जो है अधिक संचालन की व्यवस्था दे दी जाएगी, तो हो गया बस अड्डा वाला हाल कि नहीं है हमको, नहीं हमको क्षमता नहीं है। बसवा वाला देखते हैं, प्राइवेट बस वाला माथा पर बैठा लेता ऊपर। विमान में तो ऐसी सुविधा है नहीं। तो सरकार ने जब यह व्यवस्था की, तो सरकार की भी जवाबदेही बनती है ना। देश में हाहाकार मचा है और सरकार जो है कान पर बंद करके सोई हुई। तो बैकफुट पे भी आ गई ना सर सरकार। अब तो कृषि कानून की तरफ वापस ले ली, पीछे चली आई। ये समाधान नहीं ना हुआ, बैकफुट पर आप आ गए। इसको सुधरने में भी 1 सप्ताह लगेगा, ज्यादा ही लग सकता है सर, समय लगेगा। तो जिस तरह से प्राइवेट बस वाले ऑपरेटर कर देते हैं मनमानी, स्ट्राइक कर दिए, बस नहीं हुआ, हाहाकार हो गया बस अड्डा पर। उसके बाद सरकार कहती है कि ठीक है, इस रूट पर चलो, उस रूट पर, सारा खोल देती है। मानते हैं सरकार की गलती है, पूर्ण रूप से सरकार की गलती है। भी जानबूझ करके ऐसा करती होगी, नहीं, जो नियम है उसको वापस मतलब करने के लिए सरकार का निर्णय है ना ये, वापस लेने का। सरकार पर प्रेशर डालने के लिए कंपनियां इस पे कर रही हैं। कंपनियां जो है सरकार पर प्रेशर डाल रही है। 10 लाख का बोले प्राइवेट बस ऑपरेटर की तरह कर रही है। तो ये व्यवस्था जिस समय देखिए 90 तक तो सरकारी व्यवस्था थी, विमानें कम थी, है ना, लोग जो है उस पर चढ़ते नहीं थे। प्राइवेट भी जब से हुआ उदारीकरण अर्थव्यवस्था की, और प्राइवेट जो है उड़ान कंपनियों को जब इसमें परमिशन दी गई, विमानन कंपनियों को, तब जो है तब से यह व्यवस्था धीरे धीरे शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, कई फेल हो गए, बंद हो गए, है ना, शुरुआती दौर के कई एयरलाइंस कई बंद हो गए। लेकिन बाद में जो है कुछ और इसमें घुसे, जैसे इंडिगो है, एयरजेट है ना, और कई तरह के कई विमान है, कंपनियां हैं। तो इसमें जो है बढ़ते चले गई। जो समय इसकी संचालन हो रहा था अंधाधुंध, जब इसका जो है उड़ान रूट सब मिल रहा था, तो सरकार को उसी समय नियंत्रण करना चाहिए था, लगाम लगाना चाहिए, है ना। और क्या है, हम सस्ती दर पर देंगे। कैसे कि बस वाला कहता है वो ले जा रहा है 100 रुपया में, हम ले जाएंगे। इंडिगो ने शुरुआत वैसे ही की थी, सस्ते दर से ही। आज जो है पूरा समझिए कि ट्रेन से भी सस्ता, 60% जो है वो पूरा कब्जा, ट्रेन से भी सस्ता करके चप्पल पहन कर भी लोग हवाई जहाज पर चढ़ सकता है। यही उन लोगों का नारा था। समझ गए जी। और क्या व्यवस्था आज क्या व्यवस्था हो गई, चरमरा गई। यात्रियों की मतलब सुरक्षा का ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। अहमदाबाद में जो प्लेन वो इसी के तकनीकी जो है इंडिया का फ्लाइट, इसीलिए देखिए, इसीलिए जो है टाइट किया नया नियम से। लेकिन मानने को तैयार नहीं है कंपनी। कहाँ फिर देखे, ऐसा तो नहीं, खुद ही अपने फ्लाइट्स को कैंसिल कर दे रही है। स्टाफ की कमी है, ताकि वो ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी है। नहीं देखिए ना, ये पटना से कोलकाता का सर किराया 66,000 रुपया,
और पटना से चेन्नई का किराया 50,000 आप रुपया। कल के डेट में अगर जाते हैं दरभंगा से हैदराबाद तो आपको 1.25 लाख रुपए देने 1.25 लाख बताइए ना, उससे सस्ता तो चल जाएगा विदेश आदमी। लंदन और लंदन पेरिस चला का जाएगा। जो किराया है दिल्ली से 25,000। बताइए, पटना से बेंगलुरु 60,000 रुपया और पटना से मुंबई 50,000 रुपया। बताइए, पटना से दिल्ली 50,000 रुपया। तो जो इस कि तरह लगभग से 10,000 के बजट में आपको टिकट मिल जाया करता था, लेकिन ये जो है फेयर बढ़ा दिया गया है। बढ़ गया है, क्या करेगा? तो जब टिकट नहीं मिल रहा है तो अच्छा, इन नियमों पर भी सर चर्चा करने की, आखिर ऐसे कौन से नियम है जो फॉलो नहीं कर पा रही है ये कंपनियां? जैसे दिया गया है कि साप्ताहिक आराम, 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट। क्या दिक्कत है इसमें सर? उसी उसको उसी कम नियम किया को ना, वापस लिया गया है अब DGCA की तरफ से। 37 घंटा होगा, 48 घंटे से कम हो गया फिर से। फिर तो वही वापस ले लिया गया, वापस ले लिया जो गया पहले ना था जो, हाँ, वही वापस ले लिया इसमें गया। दिक्कत क्या था? अरे दिक्कत था कि ज्यादा वर्क प्रेशर जो स्टाफ मेंबर्स को दिया जाता है, दिक्कत सिंपल लाइफ- समझिए ना आप, हाँ, कि कैसे प्राइवेट ऑफिसों में काम करवाया जाता है। 8 घंटा या आपका कहेगा नहीं, हमारे यहाँ 12 घंटा कम। 12-14 घंटा। एक दिन की जो उड़ान नहीं, है 2300 के करीब जो है उड़ान। सिंपल भाषा में समझिए ना, जैसे कैसे कहा जाता है हमारे यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी होगी, इनको काम करना रहता है, 12 घंटा की ड्यूटी पर काम करता है, करता है ना हाँ, जी। तो वही हाल ही लोग बना दिया है। हम्म। प्राइवेट कंपनी अधिक से अधिक मुनाफा मनमानी। कमाने के लिए, और सरकार इसी पर लगाम लगाई थी नए कानून को लागू करके। जी, लेकिन सरकार को ही बैकफुट पर ला दिया है। सरकार को बैकफुट पर ला लिया, जैसे कृषि कानून में सरकार और को बैकफुट पर सुधार ले आया। करने की बात कही जा रही है तो 3 महीने का समय मांगा जा रहा है हाँ। कंपनियों की तरफ से कि फरवरी तक में ये सुधार होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा दबाव होगा यात्रियों पर, सुरक्षा से भी यात्रियों पर और मेंबर्स पर, क्रू मेंबर्स पर कितना दबाव होगा सर? कैसे? नहीं, लेकिन सरकार भी कहीं न कहीं से दोषी है। समझे, नागरिक विमानन विभाग शुरुआत नहीं बताता है, नागरिक विमानन विभाग भी जवाबदेह है, उनको भी इस पर जो है आना चाहिए था। यात्री परेशान हो रहे हैं, यात्रियों की परेशानी दूर करने की कोई उपाय नहीं की गई, है ना। विमानन कंपनियां जो हैं वह अपने हिसाब से रेट तय करके शोषण कर रही हैं। और इंडिगो वाले ने क्या कहा, 5 से 15 के बीच में जो कैंसिल होगा उसका पूरा पैसा हम दे देंगे, पैसा नहीं काटेंगे, रहने सहने की व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने की। ये कोई तरीका नहीं हुआ। जैसे आप टिकट का दाम बढ़ा के ले रहे हैं तो इन लोगों को भी हट जाना दीजिए, हट जाने के साथ आप जो है राशि वापस ये भी कहा जा सकता है ना कि प्राइवेटाइजेशन जो है इसका खामियाजा जो है यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रेन में तो ऐसी असुविधाएं नहीं देखने को मिलती है जल्दी। लेट लतीफी के लिए जानी जाती है इंडियन जो प्राइवेटाइजेशन तो बहुत चीजों में है, है ना। मेट्रो भी एक तरह से आप कहिए तो पूरी तरह से सरकारी नहीं है। एक बात देखिए सागर, निजीकरण सही है, हाँ, निजीकरण सही है, मेरा भी मानना है, उन्नति के लिए, उन्नति के लिए। लेकिन निजीकरण में मनमानी जो हो जाती है उस पर लगाम लगाम लगाने की भी व्यवस्था सख्ती से होनी चाहिए। गाइडलाइन जो है सरकार को उस तरीके का, जब ये नियम बनाया गया और जब दिया गया तो उसी समय कुछ इस तरह का गाइडलाइन देना चाहिए कि इतने दिनों में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपोर्ट मांगा जाता है, जो कि अभी DGCA की तरफ से 15 दिनों का रिपोर्ट मांगा गया है कि आपने कितने स्टाफ की हायरिंग की, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, तमाम चीजों पर अभी मांगा गया। जब ये गड़बड़ियां आ रही है ये सब चीजें तो अच्छी बात है, पहले ये सब चीजें नहीं है। सुधार कहीं से न कहीं से एक लकीर खींचना होगा ना कि यहाँ से सुधार करेंगे, इस दिन से सुधार करेंगे। मनमानी पर तो रोक लगानी है। हाँ, मनमानी पर DGCA का निर्देश भी है कि हवाई किराए न बढ़ाए जाए, लेकिन यहाँ तो बढ़े हुए हैं। देखिए, विमान आकाश में उड़ता है तो यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली बात है। बिल्कुल है। दूसरी बात है कि ये सुरक्षा के नाम पर अगर विमान कंपनियां, है ना, इस तरह से आर्थिक शोषण करेगी तो यह भी तो है कहीं न कहीं से गलत बात, गलत परंपरा। इस पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए सख्ती के साथ। कम से कम उड़ाने जी, ठीक है, लेकिन सब तरह से सुरक्षित हो और एक जो है तय मानक के अनुसार उसका संचालन हो, जैसे सरकारी व्यवस्था पहले थी। जी, तो चलिए इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आज जो है विधानसभा में जो है विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, बहुत ही एनर्जेटिक दिखाई दिए। लालू यादव पर तंज भी कसा, चरित्र पर सवाल उठा दिया, जिसको लेकर के अब आगे भी बिहार में बयानबाजियां देखने और सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव जो है
विदेश यात्रा पर निकले हैं, अपने विधायकों को छोड़ करके। विधायक दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर भी जो है वो अपनी पार्टी का चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता में लगे हैं और विदेश यात्रा में निकल गए हैं। आखिर क्या वजह है, उस पर हमने भी चर्चा किया। साथ ही साथ जो इंडिगो की क्राइसिस की बात हो रही है यहाँ पर, तो डीजीसीए और यानी सरकार की लड़ाई जो है एयरलाइंस कंपनियों से है। बैकफुट पर डीजीसीए आई है, यानी सरकार आई है, लेकिन आने वाले समय में देखना है कि एयरलाइंस कंपनियों पर सरकार किस तरीके से लगाम लगा पाती है या नहीं। और फिलहाल जो है इस बीच जो है किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है और नीतीश कुमार जो है 2025 से 30 तक बिहार को और भी अव्वल बनाने की तैयारी में, इसलिए अलग अलग विभाग बनाने की भी घोषणा कर डाली है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम दे रहे हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।